Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel, that is Subject English. Guys, we are learning here history of English literature, so we can't avoid any section of history of English literature because this is in our syllabus, and the most important creations, most important style and technique, whatever used in that period, every period, whatever happened in every period, that is history, and we must go through all the aspects because we can see in these days whatever exam happened in state UP, their pattern are totally changed. You can't say what is coming, what is not coming. You can avoid or not avoid what section is important, what section is not important, because they changed all pattern. Whatever you expected that not came. So I saw so many exams and papers, so I observed this. Due to this observation, I am very confident you can't avoid any section, any portion. You must go through all the portions because this is in your syllabus. So these are the things you must follow. Today we will go through the first important Anglo-Saxon Old English time period poem, that is Beowulf, because it is very important and it is the indicator of most important creation of Anglo-Saxon time period, so we can't avoid. We must go through a whole story of this poem. So guys, अभी हम बेओवुल्फ देखेंगे, बेओवुल्फ की स्टोरी देखेंगे। बहुत शॉर्ट में हम इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को कवर करेंगे कि बेओवुल्फ से कुछ भी आए हमें वो चीज़ें आती रहें। एग्जैक्टली इसमें कौन से कैरेक्टर्स थे, स्टोरी क्या थी, तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको पता हो। सो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्लो सैक्सन या फिर ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के जितने भी क्रिएशंस होंगे, मैं वन बाय वन उनको आपके पास लेके आऊँगी, आपको उसको अच्छे से समझाऊँगी। और इसमें सबसे पहला जो क्रिएशन है वो बेओवुल्फ है। तो अभी हम बेओवुल्फ देखेंगे कि बेओवुल्फ एक्चुअल में है क्या और ये स्टोरी क्या है। बेओवुल्फ इज़ अ ग्रेट ओल्ड इंग्लिश पोएम फुल ऑफ हीरोइक एडवेंचर। बेओवुल्फ क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महान ओल्ड इंग्लिश पोएम है, यानी एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये हीरोइक एडवेंचर है बिकॉज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड के या फिर ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के टाइम पीरियड में तीन पोर्शंस में या थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था पोइट्री को। पहला क्या था? हीरोइक, दूसरा लिरिक, तीसरा क्रिश्चियन। तो अगर आपसे पूछे कि उस टाइम पीरियड के हीरोइक पोइट्री का एक एग्जांपल बताइए तो वो क्या होगा? बेओवुल्फ होगा। इसकी स्टार्टिंग किस चीज़ से? ये हीरोइक है, हीरोइक पोएम है। दूसरी चीज़, ये प्रोलॉग से स्टार्ट होती है, ठीक है, या किसी चीज़ का जैसे स्टार्टिंग फेज़ में जो बातचीत करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो वो उस तरह से स्टार्ट हुआ है ये। इट्स राइटर इज़ अननोन, इसका जो राइटर है उसका पता नहीं है बिल्कुल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके राइटर का, कंपोज़र का बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन है। बेओवुल्फ वॉज अ ब्रेव मैन लिविंग इन सदर्न स्वीडन। मैं आपको बता दूं कि पूरी स्टोरी डेनमार्क की है, लेकिन बेओवुल्फ बेसिकली रहने वाला कहाँ का था? साउथ स्वीडन, यानी सदर्न स्वीडन, यानी दक्षिणी स्वीडन का। लेकिन वो डेनमार्क जाता है क्यों? हेल्प करने के लिए डेनमार्क जाता है। किसकी? वहाँ के राजा जिसका नाम रॉथकर रहता है। वहाँ के राजा जिसका नाम क्या रहता है? रॉथकर। हु हैड और क्यों जाता है हेल्प करने? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उस राजा के पास, या डेनमार्क के राजा रॉथकर के पास, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें उसकी पब्लिक या प्रजा जो होती है, या उसके जो भी वहाँ के प्यूपिल्स रहते हैं, वो आके वहाँ पे रह रहे होते हैं, या फिर उनको जो भी ज़रूरत होती है उनके डेनमार्क में, वो वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें वहाँ पे करते थे। वो पूरी प्रजा के लिए वो था। वहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी जो प्यूपिल से रिलेटेड होती थी। तो इस तरह के बड़े बड़े काम वहाँ पे होते थे। लेकिन वो जो हॉल है उसको कैप्चर कर लिया गया है। किसके द्वारा? डेनमार्क उस हॉल को कैप्चर कर लिया गया है मॉन्स्टर के द्वारा, जिसका नाम क्या है? ग्रेंडल। वो एक लेक मॉन्स्टर है। ग्रेंडल एक लेक मॉन्स्टर है। एक लेक
मॉन्स्टर है। या आपको याद रहे कि पहली बार लड़ाई उसकी किससे होती है, बेओवुल्फ की। फर्स्ट जो जिसके लिए वो डेनमार्क पहली बार गया होता है वो लेक मॉन्स्टर रहता है, जिसका कि नाम ग्रैंडल रहता है। ठीक है, उसी ने इस हॉल को कैप्चर किया था। उससे लड़ाई होती है बेओवुल्फ की और फाइनली वो मारा जाता है। ग्रैंडल को बेओवुल्फ मार देता है। आफ्टर ऑल ग्रैंडल्स मदर केम टू फाइट। अब इन सब के बाद जो जो मॉन्स्टर होता है उसकी जो मदर, जिसका कि नाम जो उसकी मदर वो आती है लड़ाई करने के लिए बेओवुल्फ के साथ, और उसे भी बेओवुल्फ मार देता है। कहाँ ले जाके मारता है? उस मॉन्स्टर के डेन में, जो डेन में मतलब उसी के बेटे के जो गुफा में ले जाके उसकी मदर को मारता है। मॉन्स्टर ग्रैंडल का एक गुफा रहती है, उसी में उसकी मदर को ले जाके वो बेओवुल्फ मारता है। इन सब के बाद अब काफ़ी शांति हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये शांति कब तक रहती है? 50 ईयर्स, 50 सालों तक के लिए डेनमार्क में शांति हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन ठीक 50 अगेन अ न्यू प्रॉब्लम केम टुवर्ड्स डेनमार्क इन फेस ऑफ ह्यूज ड्रैगन्स। और 50 ईयर्स के बाद फिर से ड्रैगन्स, मतलब ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन्स है, कई ड्रैगन है, 3 ड्रैगन्स कह सकते हैं, उनके फेस में डेनमार्क में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो ड्रैगन्स कौन कौन से रहते हैं? ब्लडशेड स्टार्ट होता है बिटवीन बेओवुल्फ एंड ड्रैगन्स। ड्रैगन ऑफ सी, ड्रैगन ऑफ सी कॉन्केरिंग द सी इटसेल्फ, मतलब एक तो समुद्र के ड्रैगन से लड़ाई, फिर समुद्र से खुद से, मतलब समुद्र से ही लड़ाई, समुद्र में रहने वाले ड्रैगन से लड़ाई हुई पहले बेओवुल्फ की, फिर समुद्र से ही लड़ाई हुई उसके, और तीसरी लड़ाई जो थी वो हॉस्टाइल फोर्सेस से थी, नेचर की, हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर। तीसरी लड़ाई किससे हुई? नेचर में रहने वाले जो हॉस्टाइल फोर्सेस होते हैं, जो किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, जो प्रकृति में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो किसी को हार्म पहुंचा सकती हैं, तो उन फोर्सेस से इसकी लड़ाई होती है। फाइनली क्या होता है? ही डिफीटेड देम बट बेओवुल्फ गॉट वुंडेड एंड डाइड। उनको वो हरा देता है, मार देता है, हरा देता है, लेकिन खुद भी घायल होके उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? बेओवुल्फ की। इन द मेमोरी ऑफ बेओवुल्फ द पीपल ऑफ डेनमार्क बिल्ट। अब जहाँ पे इसको दफनाया जाता है डेनमार्क में, वहाँ के लोग वहाँ उसके लिए क्या बनवाते हैं, ये आपको याद रखना है, टावर बनवाते हैं बेओवुल्फ की मेमोरी में। इन द मेमोरी ऑफ बेओवुल्फ पीपल बिल्ट अ टावर। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ एलिट्रेटिव वर्ड्स। गाइज, ये जो पोएम है बेओवुल्फ, इसमें एलिट्रेटिव वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और स्ट्रेस्ड पोएटिक लाइन्स हैं विदाउट राइम्स। याद रहे, इसमें राइम नहीं है, इसमें एलिट्रेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस्ड पोएटिक लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे राइम नहीं है, इसमें राइम नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। इसमें सब में वर्ड, सारे वर्ड्स में पीटर पाइपर पिक्ड, सब में पहला लेटर पी है। ये क्या है? रिपीटिशन है। फर्स्ट लेटर का जो रिपीटिशन होता है वो एलिट्रेटिव वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, वो सब वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन जो उसके फर्स्ट लेटर है उसका वो क्या है? सेम है। पीटर पाइपर, पी से पाइपर, पिक्ड में भी पी है, पिक्ड अ, या पेपर में भी क्या है? पी है। ठीक है, तो इस तरह से एलिट्रेटिव वर्ड्स इसको बोलते हैं। स्ट्रेस्ड पोएट्री मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा जोर दे के बात की गई हो, जैसे कोई वर्ड उसके बोलना हो तो उसमें बहुत स्ट्रेस लग रहा हो, स्ट्रेच किया जा रहा हो, उसको खींच के बोलना, तो ऐसे शब्दों का, ऐसे पोएट्रिक लाइंस जो हैं बहुत ही खींच के बोलना या फिर पड़ता है, उसमें ऐसी लाइंस का यूज़ किया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि क्या बेओवुल्फ में राइम्स का यूज़ किया गया है, तो आप कहेंगे नहीं, बेओवुल्फ में राइम का यूज़ नहीं किया गया, एलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है, स्ट्रेस्ड वर्ड का यूज़, स्ट्रेस लाइन का यूज़ किया गया, लेकिन राइम्स का यूज़ नहीं किया गया है। एक ऐसे है
एक ऐसे है जो टॉलकीन ने लिखा है, ठीक है। टॉलकीन ने लिखा है एक ऐसे जिसका कि नाम क्या है, ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ। याद रखना है आपको, ये एक ऐसे है जिसको टॉलकीन ने लिखा है, उस ऐसे का नाम है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ। इन द पोएम बियोवुल्फ accused a character named Unferth, the servant of the king। इस जो पोएम है इसमें एक पोर्शन आपको याद रखना है कि जो एक कैरेक्टर है जो कि डेनमार्क के राजा रॉथकर की सेवा में रहता है, उसका नाम क्या होता है, अनफर्थ रहता है, उसका नाम अनफर्थ रहता है। तो उसके ऊपर बियोवुल्फ इल्ज़ाम लगाता है। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो उस अनफर्थ नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि डेनमार्क के राजा रॉथगर की सेवा में रहता है, उसका सर्वेंट रहता है, तो उसके ऊपर बियोवुल्फ एक्यूज़ करता है क्या, he killed his own children or kith on kin or kin or kith and kin, his name is repeated 4 times in the poem। गाइस कहने का मतलब है कि इस अनफर्थ पे बियोवुल्फ ये ब्लेम करता है, एक्यूज़ करता है कि उसने अपने खुद के परिवार को, यानी अपने खुद के बच्चों को, जिसका एक वर्ड है कित और किन, ऐसे फ्रेजल वर्ड्स होते हैं ना एक साथ, कित और किन कहीं आता है, इसका मतलब चिल्ड्रन की बात हो रही है, आपके बच्चे की बात हो रही है। तो खुद की जो संतान होती है, कित और किन, तो ये वर्ड है ऐसे, जैसे बोलते हैं ना एट द 11th आवर, मतलब आखिरी समय पे, वैसे कित और किन का मतलब यहाँ पे बच्चे होगा। तो अपने खुद के बच्चों को उसने मार दिया था, ऐसा इल्ज़ाम बियोवुल्फ अनफर्थ के ऊपर लगाता है इस पोएम में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हिज नेम इज़ रिपीटेड 4 times इन द पोएम। क्वेश्चन पूछेगा कि हिज मतलब यहाँ पे अनफर्थ, अनफर्थ का नाम कितनी बार इस पोएम में रिपीट हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि 4 times अनफर्थ का नाम यहाँ पे रिपीट हुआ है। 4 times अनफर्थ का नाम यहाँ पे 4 times रिपीट किया गया है। सो गाइज़, आपकी बियोवुल्फ की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको बियोवुल्फ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कैरेक्टर पता होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो आपको एक्ट्रेसेस के कैरेक्टर्स और स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब हम इसके आगे की जो पोएम्स हैं, क्रिएशंस हैं इस सेक्शन में, इस पीरियड में, एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश में, इसको देखेंगे। मैं थोड़ा और इनलार्ज करके वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियोस तो हैं, लेकिन आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो उसको थोड़ा और क्रिएटिव करके मैं लेके आऊँगी, ताकि आपको और पोर्शंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का मौका मिले। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चीज़ें थोड़ी बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाए, फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बड़े करते जाऊँगी और एलेबरेट करते जाऊँगी, तो आपको उसकी हैबिट हो चुकी होगी। सो गाइज़, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।